Welcome everyone. My name is Amir Bhatt and this is lecture number 4 of Laws of Motion जो कि क्लास 11th JEE मेंस IIT JEE मेंस एंड नीट के कोर्स के रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड है। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ होता है जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लेक्चर 3 में क्या देखा था हमने, वो उसका ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने देखा कि जो आइसोलेशन होता है, जो सिस्टम है वो चाह रहा है कि मैं एक आइसोलेशन में रहूं। ठीक है, तो दैट मीन्स जो सिस्टम है वो अनएक्सेलरेटेड रहता है, जिस हालत में वो है उसी हालत में वो रहना चाहता है। ठीक है, ये वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। चाहे वो रेस्ट की हालत में हो तो रेस्ट पे ही रहेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की हालत में हो तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना ये ओके, दैट मीन्स द बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। और ऐसा कब होता है, जब उस पर लगने वाला या तो फोर्स लगा ही नहीं होगा या अब अगर उस पर फोर्स लग रहे होंगे वो उनका वेक्टर सम 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज में दैट मीन्स हमने ये देखा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम्स का जन्म देते हैं। ठीक है, उनको डिस्कवर करने की ट्राई करते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई साहब जो न्यूटन जो इनर्शियल फ्रेम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या चीज़ होता था कि वो वाला फ्रेम जिसमें न्यूटन लॉ वैलिड होंगे और जिसमें ना होंगे दैट मीन्स वो वाली फ्रेम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है। दैट मीन्स जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होंगे वो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होंगे। ठीक है, लेकिन और एक चीज, वो एक्सेलरेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे होंगे, वो एक्सेलरेट जो इनर्शियल फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहे होंगे। ठीक है, और एक बात हमने पढ़ी थी, क्या हर कोई फ्रेम के किसी भी फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, लेकिन उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं जिसका वेलोसिटी या तो 0 होगा या तो वो रेस्ट पे होगा, हम उसको इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। जैसे अर्थ को हम मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, है तो नहीं है, लेकिन हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका ले लेते हैं कि ये एक अप्रॉक्सीमेट इनर्शियल फ्रेम है। और लैब फ्रेम भी जो है हम उसको भी इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। और उसके साथ साथ जो अगर कोई फ्रेम पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे भी उस फ्रेम को हम मानेंगे एक इनर्शियल फ्रेम। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम एंड विद रेस्पेक्ट टू इट सपोज ए कार इज मूविंग। ठीक है, लेकिन जो उस कार का वेलोसिटी होगा और उसमें बैठने वाले बंदे जो उनका फ्रेम होगा, कार का फ्रेम अब, ठीक है, वो भी इनर्शियल होगा बिकॉज कार अपना वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। नो मैटर द कार इज मूविंग बट एक्सेलरेशन इज 0 देयर। ओके, तो अभी हम लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ना है। पहले ये मैं पढ़ लेता हूं कि क्या क्या चीज होता है। तो जो ही आइसोलेशन का बात होता है, आइसोलेशन का जिक्र किया मैंने, तो जब भी कोई सिस्टम आइसोलेशन में नहीं रहता तभी न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जिस्टेंस होता है। समझ में आए? तो ये आइसोलेट कब नहीं हो गए, आइसोलेट कब हो गए, मतलब कब नहीं रह गए आइसोलेटेड हालत में? जब इसके साथ कोई फोर्स इंटरेक्ट करेगा भाई साहब। जब फोर्स इंटरेक्ट करेगा तो ये, जब इसके साथ कोई और बंदा इंटरेक्ट करेगा तब तो आइसोलेशन में रहा ही नहीं। समझ में आए? तो तभी सेकंड लॉ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हेनेवर a force is acted upon on a body, the body is accelerated। समझ में आया ये? तो अभी हम यहाँ पे इसी पॉइंट को देखेंगे। बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा, दैट मीन्स आइसोलेशन खत्म होगा, और उसके बाद हमने जानना है कि क्या चीज उसके साथ होगा। अगर वो बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ठीक है ना ये? और वो एक्सेलरेशन क्या है? वो ही न्यूटन सेकंड लॉ है। समझ में आए? वो एक्सेलरेशन ये चीज है, फोर्स पर यूनिट मास। उस मास पे लगने वाले जितने भी सारे फोर्सेस है, समझ में आए, जो उसका आइसोलेशन बिगाड़ देते हैं, वो चीज से एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही अपने आप में जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे A = F/m अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, ओके, तो मैं रीड कर लेता हूं। जब भी कोई सिस्टम
आइसोलेशन में ना रहे, व्हेन सिस्टम इज नो लॉन्गर आइसोलेटेड, सेकंड लॉ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। लिख लिया आपने, साथ साथ में आप अपना नोट बनाते जाएंगे प्लीज, ठीक है। अपना नोटबुक बराबर 3D अंदाज में बनाइए, कलरफुल पेन्स यूज करके, ठीक है, ताकि आपको जब प्रिपेयर करने का टाइम आएगा, रिवीजन करने का टाइम आएगा, तब आप मन लगा कि इसको, आपका दिमाग इसको अच्छे से पहचान पाए तब, ठीक है। ओके, अब देखिए डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को कैसे पढ़ते हैं हम, तो मैं रीड कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो ही रेट का बात आता है, जो ही रेट का जिक्र आता है, दैट मीन्स मैं ये करता हूं d/dt, दिस इज रेट, दिस इज रेट। एक्चुअली ये टाइम का वेरिएशन दिखाता है, दैट मीन्स कोई सिस्टम, कोई क्वांटिटी, कोई फंक्शन टाइम के साथ साथ कैसे वेरी करता है, वही रेट कहलाता है। समझ आए? जैसे कोई मार्केट में आप जाते हो, आप उनको किसी भी चीज़ का दाम जानना होगा, आप उनका रेट पूछते हो पहले, ठीक है। दैट मीन्स ये रेट वो चीज़ है जो टाइम के साथ साथ ऊपर नीचे करती रहती है, कभी कभार महंगाई, कभी कभार सस्ती चीज़ें भी होती है, ठीक है। वही चीज़ सस्ती भी आपको मिल जाती है, वही चीज़ें रेट कहलाता है। ओके, हाँ, तो ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखो, जो ही बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ, उसका आइसोलेशन तबाह और बर्बाद हो गया, दैट मीन्स आइसोलेशन खत्म, बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अब बॉडी एक्सेलरेट करेगी, उसमें एक मोमेंटम एक्सेलरेट तब करेगी जब वो कोई वेलोसिटी अटेन करेगी, जब वेलोसिटी को चेंज करेगी तब जाके एक्सेलरेशन आएगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी है और मास भी तो है, बॉडी है, दैट मीन्स मास है, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होगा, बिकॉज P इज इक्वल टू mv, जानते हो आप लोग, ठीक है। P इज इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी में कितने अमाउंट का, कितने कंटेंट का मोशन प्रेजेंट है, उस चीज को तो आप मोमेंटम बोलते हो। समझ में आया? ये अच्छी बात है ना, मजेदार चीज है, ठीक है। ओके, आगे जाते हैं। तो यही चीज है, तो बॉडी अपना जब वो वेलोसिटी अटेन करेगा, तो वो फिर फोर्स लगने के बाद वेलोसिटी चेंज करेगा, तब उसमें एक्सेलरेशन आएगा। दैट मीन्स वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, मीन्स वो अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से भाग रहा होगा, दैट मीन्स उसका कोई पर्टिकुलर मोमेंटम होगा, उसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट होगा। लेकिन जो ही वो अपना वेलोसिटी को चेंज करेगा फोर्स की मदद से और एक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स वहां पे क्या होगा, वहां पे मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम चेंज। समझ में आया? बिकॉज P इज इक्वल टू mv, पहले इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम P था, लेकिन जब अगर क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो गया, मास तो वही रहेगा, सपोज v प्राइम, तो मोमेंटम p प्राइम हो जाएगा, ठीक है। वही जो सेकंड लॉ है वो ये भी बताने की ट्राई करता है, दैट मीन्स जिस रेट से मोमेंटम चेंज होता है बॉडी का, वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे। ज्यादा फोर्स तो मोमेंटम का चेंज ज्यादा आएगा। समझ में आइए? वही मैंने बताया है यहाँ पे, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बात खत्म, ठीक है। ये चीज होता है, ठीक है। अभी देखो, जो अब इसमें क्या होगा, जो हल्की बॉडी होगी वो ज्यादा एक्सेलरेशन गेन करेगा, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, हेवियर वन, ठीक है। और जो ये चेंज होगा, जो ये मोमेंटम या जो पूरा चेंज जो हो रहा है, ओवरऑल चेंज या मोमेंटम का चेंज बोलो, जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा, ठीक है। ओके, द चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन बोथ केसेस, ये भी ध्यान देना है। तो दोनों केसों में, चाहे बॉडी लाइट हो चाहे बॉडी हेवियर हो, जो मोमेंटम का चेंज होगा वो दोनों केसेस में सेम होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी m1 मास का है, उसका वेलोसिटी v1 का है, ठीक है। और दूसरा बॉडी m2 मास का है, ठीक है, m2 मास का है और वेलोसिटी v2 का है, ठीक है। या यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, मान लेते हैं m1 मास v1 वेलोसिटी होगा उसको, m2 मास v2 वेलोसिटी होगा उसको। दैट मीन्स पहले वाले केस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या आएगा, P1, दूसरे के लिए P2, ठीक है। अब P1 P2 कब चेंज इक्वल होगा, अरे होगा, वो ऑब्वियसली होगा। अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, मास कम, ये देखो, मास कम वेलोसिटी ज्यादा, ओवरऑल इफेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो P था, वेलोसिटी ज्यादा मास कम,
ठीक है, मोमेंटम पे उतना चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा, वेलोसिटी कम मास ज्यादा, एक कम रहा है दूसरा ज्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स जो मोमेंटम होगा वो दोनों केसों में सेम होगा। दोनों केस मतलब यहाँ पे लाइटर बॉडी लो आप या हेवियर बॉडी लो, दो अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे देखो, दैट मीन्स यहाँ पे इसी में देखो, सेम फोर्स फॉर सेम टाइम कॉजेस सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है। अब अगर डिफरेंट मासेस है और उन डिफरेंट मासेस में क्या लगता है, सेम फोर्स, ठीक है। मैं ऊपर आप कर लेता हूं, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने ऊपर वाला, जिसने कॉपी नहीं किया होगा हल्का सा पीछे जाएगा वो और वो कॉपी कर लेगा। ओके, देखो सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, हाँ, सेम फोर्सेस फॉर सेम टाइम कॉजेस सेम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडीज और डिफरेंट मास। ये बॉडी है, एक बॉडी है m1 मास का, दूसरा बॉडी है ये m2 मास का। इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है F और इस पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है F। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये भाई साहब ये वाला भी फोर्स भी 10 न्यूटन का ही होगा। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, अब आगे जाते हैं। दैट मीन्स इसका मोमेंटम क्या आएगा, P इज इक्वल टू M1 V1। इसका क्या आएगा, P इज इक्वल टू M2 V2। इसका मोमेंटम ये चीज आएगा। अब देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास कॉजेस सेम चेंज इन मोमेंटम। अब देखो फॉर एग्जांपल ये m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर, तो दैट मीन्स ये मास बड़ा है, इसका वेलोसिटी कम होगा। जो मैंने यहां पे लिखाया था पॉइंट, जो लाइटर बॉडीज है उनमें वेलोसिटी ज्यादा गेन होता है, तो यहां पे ये हेवियर बॉडी है तो इसका वेलोसिटी कम होगा। अगर मास ज्यादा ये कम होगा। दैट मीन्स मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा। यहां पे सपोज मास है 2 kg, मास है m इज इक्वल टू 2 और यहां पे मास है 5, ठीक है। मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो मैं मानूंगा वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और यहां पे वेलोसिटी मैं मानूंगा, यहां पे मैं वेलोसिटी मानूंगा 2, बिकॉज मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। अब यहां पे मैं देखूंगा मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, P इज इक्वल टू mv, m कितना है 2, v कितना है 5, तो कितना आया 10। अब यहां पे देखो मोमेंटम P इज इक्वल टू m कितना है 5, v कितना है 2, 5 2 10। अब देखो मोमेंटम में क्या है कितना आया 10, यहां पे कितना मोमेंटम आया 10। पहले क्या मोमेंटम था, फॉर एग्जांपल जब वेलोसिटी 0 होगा तब मोमेंटम 0, यहां पे मोमेंटम 0। अब मोमेंटम का चेंज कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 वुड बी इक्वल टू 10। यहां पे बताओ पहले मोमेंटम क्या था 0, फिर क्या लास्ट में क्या था मोमेंटम 10, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 वुड बी 10। यहां पे भी मोमेंटम का चेंज 10 आया और यहां पे भी मोमेंटम का चेंज 10 आया, वही मैंने यहां लिखा। जब फोर्स सेम होगा और सेम टाइम के लिए वो एक्ट कर रहा होगा तो जो कॉज होगा सेम चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज होगा डिफरेंट बॉडीज, जो डिफरेंट बॉडीज है अलग अलग मास के, तो उनमें मोमेंटम का चेंज सेम होगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं रब कर लेता हूं। ओके, ये चीज देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। अब ये क्या चीज है, अगर बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और सारा चीज तुम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, एक इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। सही बात तो है ना, इनर्शियल फ्रेम में भी तो न्यूटन लॉ लगेगा ना, वरना नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो यूज ही नहीं होता वो। ओके, तो यहां देखो, अब अगर फोर्स लग रहा है देयर वुड बी एक्सेलरेशन। अब वो एक्सेलरेशन को हमने मेजर करना है ना भाई साहब, करना है ना। ओके, देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, जब हम उस एक्सेलरेशन को मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, जब हम उसको मेजर करेंगे इनर्शियल फ्रेम से, वो कितना आएगा, इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिवाइडेड बाय द मास, ठीक है। उस बॉडी का मास और उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का डिवाइड आपस में, ठीक है। दैट मीन्स मास फोर्स पर यूनिट मास गिव्स यू एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये या याद ये रखो या तो ये याद रखो, समझ में आए। ओके, आपने इंटरनेट पे ऐसा तो देखा होगा, जैसे वो क्या कर रहे हैं, एक गाय होती है ऐसे करके, मैं रब कर लेता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा,
ओके, अब देखो देखो एक गाय करके होती है, ठीक है, ओके, और एक टांग रख लो, ठीक है, और ये इसमें इसने सींग रख, यहाँ पे एक स्टिक रखी होती है और स्टिक के सामने एक घास रखा होता है, ठीक है। स्मार्ट वर्कर पहले ये गाय को पीछे से धक्का दे रहा था स्टिक लेके, ये बंदा पहले गाय को पीछे से स्टिक से मार रहा था, तो ये तब भी ये गाय आगे नहीं बढ़ रही थी। इसने क्या कर लिया, यही स्टिक उठाई जो इसके हाथ में थी अभी, जो इससे मार रहा था, उठा के यहाँ इसके सिर पे बांध दी और सिर यहाँ पे सामने इसके थोड़ा सा घास लगा दिया, ठीक है। तो ये जो घास है ये इसको अब एक फोर्स बन गया, ये अब इस फोर्स को खींच रही है, ठीक है। जो ये फोर्स है जो एक ऐप क्रिएट कर रहा है, ये इस गाय को खुद से खींच रही है, वो बेचारा आराम से चल रहा है, ठीक है। स्मार्ट वर्क ये चीज है। एक्सेलरेशन कहां से आएगा, ये गाय एक्सेलरेट करेगी कब, जब फोर्स पर यूनिट मास, जो भी फोर्स मास पे लगेगा, ये है फोर्स, ये है मास, ये इस मास पे लग रहा है खुद ही, तभी एक्सेलरेशन हो रही है। समझ में आई? अरे भाई साहब समझ में आया ना, इंपॉर्टेंट चीज है ना, ओके, मजा आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, अभी मैं आपको और एक थोड़ी चीजें बताऊंगा। हाँ, तो मैंने आपको बोला पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, मैं बोलूंगा फ्रॉम डेफिनेशन, यहां से इसको हिस्से कर लेते हैं। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जो मोमेंटम बॉडी एक्सेलरेट होगी तो वहां पे मोमेंटम का चेंज होगा, और जो ये चेंज इन मोमेंटम होता है ये फोर्स के ही प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स के साथ क्या प्रोपोर्शनैलिटी है इसका, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ। मैंने अभी इससे पहले बोला आपको, डी बाई डी टी को बोलते हैं हम रेट, डी बाई डी टी को हम बोलते हैं रेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। अभी ऐसे ही रखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी। जो P होता है वो मतलब होता है P इज इक्वल टू एम वी, और वो मैं इसी एम वी की जगह लिख लेता हूं। कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं ना, कहां से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू एम को कॉन्स्ट, मास तो कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी। ये चीज क्या चीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। ये थोड़ा मेरा ही प्रॉब्लम है, बिकॉज मुझे इससे पहले जो स्टार्ट करना था, मुझे एक्चुअल में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाना था आप लोगों ने। दैट मीन्स ये चीज़ें जो डी वी बाई डी टी करके जो सारा मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पोर्शंस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाया लेकिन इस चैप्टर के बाद हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट करेंगे, उसमें ओवरऑल जो मैथमेटिक्स आपको अप टू ग्रेजुएशन का लेवल तक लगेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, यह चीज देखो, हाँ, तो dv अपॉन dt, लेकिन जो ये dv अपॉन dt है ये मास है, ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। d बाई dt को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वेलोसिटी का, वही तो एक्सेलरेशन होगा ना। जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन देगा, वही ये चीज है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया ये, ठीक है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन था ऑलरेडी, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आया यहाँ तक? तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान दिया। और ये और एक चीज, जो मोमेंटम जो है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में हो रहा है चेंज, ये फोर्स की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। मोमेंटम, ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये चीज लिख लेना। मैं वापस से रिपीट करूंगा, द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इससे बेहतर मैंने लिख लिया होता है, ठीक है। अब लिख लो ये, यहां पे पॉइंट करके, द चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब देखो, हाँ, अभी आप ये बोलोगे शायद ये फोर्स का डेफिनेशन है, हम तो यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ रहे थे,
दैट मीन्स हम यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं बोलूँगा ऑल्सो वी नो P इज इक्वल टू एम वी। अरे P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन 1 रख लो आप, हाँ जो ये वाली है ना इक्वेशन 1 रख लो आप। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर लो। दैट मीन्स अभी अगर प्रॉब्लम हो रही है डिफरेंशिएशन में, टेंशन नहीं लेना है, इसके बाद आने वाला चैप्टर में उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, dp/dt ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इज इक्वल m तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, dv/dt। अब देखो यहां से dp/dt तो फोर्स होता है ना, अरे होता है ना, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं, इंप्लाइज f इज इक्वल टू dp/dt इज इक्वल टू f, m dv/dt इज इक्वल टू a। दिस इज द फोर्स। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक? ठीक है, ओके। अगर यहां पे भी और भी लिखना चाहते थे आप ऐसे भी कर सकते थे कि मैं यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को लेके चलूंगा। ठीक है, कैसे खत्म करना है वो देखो, यहां पे आप ले भी नहीं सकते, ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। यहां देखो मैं यहां पे बोलूंगा f प्रोपोर्शनल टू एम ए, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, f इज इक्वल टू के एम ए। अब देखो जो k है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। समझ आ रहा है यहां तक? सही जा रहा हूं ना मैं? ठीक है, a है, k है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये भाई साहब ये k कहां से आएगा? ठीक है, हमको यू बनाना है f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, मैं बोलूंगा चूज यूनिट्स ऑफ f, m एंड a सच दैट st हो गया सच दैट k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स इस k को 1 बनाने के लिए ऐसे यूनिट इनको चुन लो ताकि ये k 1 बन जाए। ठीक है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा f को 1 बना दो, m को 1 बना दो, a को 1 बना दो। बस यही तो कंडीशन है ना, जो इजीएस्ट कंडीशन है, उससे k 1 बन जाएगा। दैट मीन्स f की जगह 1 डाल दो। दैट मीन्स इंप्लाइज ये इक्वेशन 2, हाँ, इंप्लाइज इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन रही है वो, f की जगह 1 इज इक्वल टू k तो मुझे पता नहीं है, m की जगह 1 और a की जगह भी 1। अब देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, k 1 जा k, और दैट मीन्स इंप्लाइज k वुड बी इक्वल टू 1। k आया ना 1, क्या आया 1। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ओके, मैं बोलूंगा देयरफॉर f इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया, हाँ, ओके। f इज इक्वल टू एम ए इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये 1 यूनिट फोर्स इज इक्वल टू, इसका एक यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट मास इंटू 1 यूनिट एक्सेलरेशन। ठीक है, 1 यूनिट मास, 1 यूनिट फोर्स किसके बराबर होगा, 1 यूनिट मास का और 1 यूनिट एक्सेलरेशन का। समझ में आए? दैट मीन्स मैं बोलूंगा यूनिट फोर्स, जो एक यूनिट फोर्स होता है, इज दैट फोर्स। यूनिट फोर्स वो फोर्स होता है जो क्या करता है, दैट फोर्स विच produces an acceleration of 1 unit, ठीक है, in a body of unit mass। यूनिट फोर्स वो फोर्स होता है जो एक यूनिट मास की बॉडी को
1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, वो चीज को हम बोलते हैं यूनिट फोर्स। समझ में आया ये? ठीक है। तो और एक चीज, इससे जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर थिंग है। फोर्स इज ए वेक्टर थिंग, इसे पहले भी मैंने बताया हुआ है। दैट मीन्स मोर प्रिसाइजली कहना है तो इट इज ए पोलर वेक्टर। ठीक है, वैसे ही बिहेव करता है जैसे प्लस एंड माइनस बिहेव करते हैं। ठीक है, अब इसका यूनिट देखो, यूनिट इसका इस साथ में ही देखो, फोर्स किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे देखो, मास का मतलब वजन केजी में होता है वो, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे वही होता है ना। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं हम, न्यूटन, जो इसका ये एसआई यूनिट है। बात करूंगा मैं इस पे, अभी आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें इसका। ठीक है, हाँ। तो डायमेंशन में क्या देखेंगे हम इसमें, तो डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन तो क्या आएगा वो, केजी। डायमेंशन क्या चीज होता है, एमएलटी, मास लेंथ और टाइम। केजी तो मास है, उसकी जगह आएगा एम। ये m जो स्मॉल m है, इसको मास ना, इसको m से कंपेयर ना करना। ये m मतलब मीटर, मीटर हो गया लेंथ, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय s, s मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये, दिस वुड बी इक्वल टू m1 L1 t, जो t डिवाइड में 2 है, ये ऊपर जाएगा -2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया ये? रब कर लेते हैं, तो कॉपी कर लो ये आप। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा। ओके, ओके। तो अभी बात करते हैं यूनिट्स पे, एक्चुअल में यूनिट्स। ठीक है, देखो यूनिट्स जो होंगे वो दो तरीके के होते हैं। एक हो गया एब्सोल्यूट यूनिट्स, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट का मैंने अभी बात किया था जिक्र थोड़ा। दैट मीन्स ये वो यूनिट होता है जो एक बॉडी में, जो जिसका यूनिट, जिसका वजन 1 यूनिट होगा, उसमें वो 1 यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट। यहां पे देखें, थोड़ा बात करते हैं हम। यूनिट क्या है वो, एसआई सिस्टम में वो कितना, वो क्या है, न्यूटन, न्यूटन डिनोटेड बाय एन। समझ में आया ये? समझ में आया तक, है ना, इजी। अब अगर इसी बात को हम जिक्र करते हैं, अब यहां पे देखो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितना चीज होता है। ठीक है, देखो मैं यहां पे ऐसे बोलूंगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, मैंने बोला फोर्स का यूनिट, मैं ऐसे बोलूंगा F वुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स केजी, एक्सेलरेशन का मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। यही चीज है ना। फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन, फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन। अब LHS में क्या है, 1 न्यूटन। अब राइट साइड में क्या चीज आपको क्या सेट करना है, सो दैट आप यहां पे फाइंड करोगे 1 न्यूटन। ठीक है, देखो 1 न्यूटन को डिफाइन करना है ना, 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन इज इक्वल तो ये 1 कब बनेगा, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या रखोगे आप, ताकि लेफ्ट साइड में 1 आ जाए। केजी को रखना है 1 केजी, मीटर को रखना है 1 मीटर, और सेकंड को रखना है 1 सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ये? ठीक है, और तब जो फोर्स होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। अगर आपने डिफाइन करना है, 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of unit mass। समझ में आया ये? ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो आप, मैं रिपीट कर लेता हूं, 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स। आप लिख लीजिएगा ये, 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। वो हो गया 1 न्यूटन फोर्स। इसी को और खूबसूरती से आप अगर बताना चाहोगे, वो ऐसे बताएंगे हम, 1 न्यूटन वो फोर्स होता है जो क्या करेगा, एक बॉडी को 1 मीटर तक घसीट लेगा, 1 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल कराएगा। कितने टाइम के लिए,
1 सेकंड स्क्वायर के लिए, सच दैट उस बॉडी का मास होना चाहिए 1 kg। ऐसी भी आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिया ना आपने, मजे से लिख लिया। ओके, अब ये SI यूनिट का था, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं CGS का, ठीक है। CGS सिस्टम में क्या, ये CGS क्या हो गया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दैट मीन्स SI में क्या लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं हम kg, मीटर और सेकंड। kg यहां पे लिखते हैं हम kg, मीटर और सेकंड। और यहां पे क्या लिखते हैं, सॉरी यहां इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मीटर, kg और सेकंड। यहां पे क्या लिखते हैं, इसको या MKS सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। मीटर, kg, सेकंड। यहां पे देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फोर्स का यूनिट डाइन, ठीक है। इन CGS यूनिट्स द यूनिट ऑफ फोर्स, इन CGS सिस्टम द फोर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, ये 1 डाइन कितना होता है, ठीक है, बात करते हैं। पहले 1 फोर्स लिख लेता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स, मास को लिखता हूं मैं kg, एक्सेलरेशन को लिखता हूं मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आए? ये वही तो करते हैं ना। तो अगर हमने CGS में लिखना है, अगर हमने CGS सिस्टम में लिखना है, तो मुझे ये मास की जगह kg नहीं लिखना, मीटर की जगह मीटर नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या लिखना, मास की जगह लिखना है ग्राम और A की जगह लिखना है मीटर पर सेकंड। तो मीटर की जगह लिखना है सेंटीमीटर और टाइम की जगह लिखना है सेकंड स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ग्राम से 1 डाइन, इसी को हम बोलते हैं 1 डाइन। अगर आपने 1 डाइन को ठीक है डिफाइन करना है, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड स्क्वायर। जरा डिफाइन कर लो, डिफाइन 1 डाइन। जैसे हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया था, इन द सेम फैशन वी कैन डिफाइन 1 डाइन। 1 डाइन वो फोर्स होता है जो एक बॉडी को जिसका वजन 1 ग्राम होगा, उसको वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे देगा। उस चीज को हम बोलते हैं, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 डाइन फोर्स। समझ में आया होगा? 1 डाइन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स, इज द force that produces an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। उसको हम बोलते हैं 1 डाइन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे हमने वो एब्सोल्यूट यूनिट, अब और एक पॉइंट आना चाहिए, आप ये क्वेश्चन बोलने चाहिए थे मुझे, ये एब्सोल्यूट यूनिट ही नाम इसको क्यों पड़ा, ये क्या बात है? ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट हम इस, पहले मैं यहां पे बात करता हूं, तब जाके मैं यहां आऊंगा, ठीक है। देखिए, हाँ लिख लीजिएगा आप, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है, ठीक है, वो फोर्स का ही एक यूनिट होता है। जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी को कितना एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये मैं लिखता हूं, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज द फोर्स which provides a body an acceleration of g, acceleration of g। ये g क्या है? acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है, वो चीज को हम यहां पे बात करते हैं, ठीक है। ये ओके, यहां पे दैट मीन्स जो मैं आपको यहां ऐसे बताऊंगा, फोर्स क्या लिखते थे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको क्या लिखते थे, मास को kg, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ठीक है। अभी तक आप 1 यूनिट को ऐसे, यूनिट फोर्स को ऐसे डिफाइन करते थे कि वो एक यूनिट एक्सेलरेशन किसी बॉडी में प्रोवाइड करना चाहिए जिसका वजन 1 kg होगा वैसे। लेकिन यहां पे ये एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होगा उसमें एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन नहीं होता। समझ में आया? उसमें क्या एक्सेलरेशन होता है? उसमें एक्सेलरेशन होता है वेट, या आप बोल सकते हो जी, ठीक है। समझ में आया तक? ठीक है, शाबाश। दैट मीन्स ये जो ये है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्ट में वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी मतलब जो नीचे की ओर होगा, दैट मीन्स mg। समझ में आया? ये वेट हो गया ना mg। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास में, मास ओवरऑल सब जगह सेम होता है m, लेकिन जो वेट होता है, जो आपका अर्थ पे जो आप मशीन पे चेक करते हो, फॉर एग्जांपल आपका वेट 60-70 kg है, वो एक्चुअल में आपका वेट होता है। दैट मीन्स उसमें ग्रेविटी भी साथ होती है, mg होता है वो। ओके, अभी इस चीज को लिखते हैं, कैसे लिखना है। ठीक है, SI यूनिट में आपको अगर ये लिखना है, ग्रेविटेशनल यूनिट को अगर आपने SI यूनिट्स में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो मैं लिखूंगा SI सिस्टम में इसको 1 kg वेट, 1 kg वेट। ये जो एक्चुअल में जो यहां पे बात कर रहे थे ना हम, यहां पे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg तो वही kg है, ठीक है, लेकिन ये वेट जो है ये एक्चुअल में एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह वेट आता है। ठीक है, ये या आप एक्चुअल में जो ये वेट होता है, ये ग्रेविटी नीचे फेंक रहा है, नीचे खींच रहा होता है। एक्चुअल में वो क्या चीज होगा? फोर्स। आप इस चीज को भी ऐसे लिख सकते हो 1 kg इंटू फोर्स, 1 kg इंटू फोर्स, ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, और जो वो फोर्स होता है वो कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो दैट मीन्स वो SI यूनिट्स में क्या लिख सकते हो आप? 9.8 न्यूटन। समझ में आए ये? दैट मीन्स मैं ऐसे लिखूंगा, जो 1 kg फोर्स, 1 kg F, 1 kg F को क्या लिख सकते हो आप? 9.8 न्यूटन। ये इतने न्यूटन होता है। 1 kg F का मतलब क्या हो गया? 1 kg फोर्स, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल यूनिट। अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, आप बोलोगे उसको कि वो होता है 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स। ऐसे करके आपको वो बता देना है। ठीक है, इसी में हम थोड़ा ऐड कर लेते हैं। ओके, हाँ, ये क्या था SI सिस्टम में। अगर हम बात करते हैं CGS सिस्टम में, ठीक है, CGS सिस्टम में क्या लिखोगे आप? 1 kg, kg को यहाँ पे CGS में CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, दैट मीन्स वहां वेट को kg को ग्राम लिखना है 1g, और F इज इक्वल टू 9.8। समझ में आए? 9.8। लेकिन जो ये 9.8 है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है? आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। समझ में आए? बिकॉज आप यहां पे kg को कन्वर्ट कर रहे हो ग्राम्स में, तो उस चीज का ये 1000 मल्टीप्लाई आएगा। दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा, यहां साइड से 98, ये पॉइंट की जगह नीचे 10 आएगा, इंटू 1000, ये और ये गया, दैट मीन्स 98 इंटू 100, वो कितना आया? 980 न्यूटन। दैट मीन्स मैं लिखूंगा 1 GF वुड बी इक्वल टू 980 न्यूटन। ये हो गया किसमें? CGS में। और जो वो था 1 kgF, वो है 9.8 न्यूटन, वो है SI यूनिट्स में, वो है SI यूनिट्स में। ये चीज़ें दोनों है ग्रेविटेशनल यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट की फोर्स क्या है? kgF या gF। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी पॉइंट था कि हम इस चीज को डिफरेंट क्यों मानते हैं, हम इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? वाई दिस यूनिट जो मैंने यहाँ पे लिखा था इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वन, बिकॉज जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल होता है उसमें है g, दैट मीन्स g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g का वैल्यू होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे वो वेरी करता है। अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में जाओगे ना, आप वहां पे जी का वेरिएशन देखोगे। जब आप अर्थ के नीचे जाओगे, ठीक है, क्रस्ट के नीचे, मतलब जो ऊपर वाला लेवल है उसके नीचे जाओगे आप, वहां पे आपको जी का वेरिएशन दिखेगा, जी आपको चेंज्ड मिलेगा। या अर्थ के ऊपर जाओ आप, वहां पे भी आपका जी में वेरिएशन देखा जाएगा। इसीलिए हम यहाँ की यूनिट को एब्सोल्यूट बोलते हैं, और जो ये यूनिट है ये चेंज होता रहता है। हम ये कहां पे लेते हैं? अर्थ की सरफेस पे। दैट मीन्स 1 GF इक्वल टू 980 इज ऑन द अर्थ सरफेस। ये भी अर्थ की सरफेस पे है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। ठीक है, ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन।
अगर आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइन में, बताओ कितने डाइन्स होंगे। डायरेक्ट पूछा गया है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। जरा बताइए कैसे करना है। देखो न्यूटन में क्या है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे वही है ना। डाइन में कन्वर्ट करने के लिए दैट मीन्स आपने एसआई सिस्टम को लेना है सीजीएस सिस्टम में। जब सीजीएस में लेना है तो केजी ये इसका यूनिट है, न्यूटन का मतलब ये हो गया, न्यूटन का मतलब ये हो गया, अरे हो गया ना। अब देखो इसको क्या करना है, केजी को जाएगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, अरे होता है कि नहीं, ठीक है। मीटर, जो मीटर हो गया उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये देखो ये कितने जीरो आएंगे, 10 पावर 30 ग्राम, ये कितने जीरो आएंगे, 10 पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये 10 पावर 3, ये 10 पावर 2, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। 1 न्यूटन वुड बी इक्वल टू 10 पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, और इसी चीज को हम बोलते हैं ना डाइन भाई साहब, 10 पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन कितने डाइन का बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। समझ में आया यहाँ तक, कितना मजेदार टॉपिक है, ठीक है, समझ में आया होगा। मैं टॉपिक को रब कर लेता हूं। अभी और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम एक फोर्स को कैसे कंपोनेंट्स में देख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स न्यूटन लॉ को हम कैसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके देखिए मैं टॉपिक लिख लेता हूं, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। इसका कंपोनेंट फॉर्म, क्या कंपोनेंट का फॉर्म, ये देखो मैं आपको ऐसे बताऊं। देखो ये एक्सिस का एक सिस्टम है, लेट दिस बी एक्स एक्सिस एंड दिस इज बी वाई एक्सिस एंड दिस बी जेड एक्सिस। अगर फोर्स लगा वो तो तीनों डायरेक्शन में लगा। अगर मैंने कोई फोर्स मारा, इस पे कोई सिस्टम है यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, वो तो 3 डायरेक्शन में डिवाइड होगा। समझ में आया, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एज एफ वुड बी इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, इसको बोलते हैं आई कैप डायरेक्शन, इसको बोलते हैं साथ में जे कैप और इसको के कैप, ठीक है, ओके, प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। जब फोर्स मैंने अप्लाई किया वो तीनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो ये चीज है। समझ में आया ये। अभी अगर फोर्स मैंने अप्लाई किया वहां पे वेलोसिटी अकायर होगी, दैट मीन्स देयर वुड बी मोमेंटम। अगर मोमेंटम होगा वहां पे मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम भी एम वी एक्स आई कैप होगा प्लस एम, या ऐसे लिखूंगा मैं, क्यों मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। ओके मैं लिखूंगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ओके क्लियर विद इट। अब अगर मोमेंटम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स देयर विल बी एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है वो भी 3 एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। मैं यहां पे और 2 चीजें लिखता हूं, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, दिस इज ऑल्सो द न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये 2 चीज आप नजर के सामने, जिगर के पास, ठीक है, भूलने नहीं चाहिए ये। ओके यहां देखो इस चीज को मैं लिखूंगा, f जो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूं, f को लिख सकता हूं मैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं मैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अरे लिख सकता हूं ना मैं। अब देखो यहां के कंपोनेंट्स को यहां से कंपेयर कर लो, कंपेयर कंपोनेंट्स, कंपेयर कंपोनेंट्स। ओके देखो यहां से एफ एक्स वुड बी इक्वल टू एम ए एक्स, आया समझ में। एफ वाई और एफ जेड आप खुद लिख सकते हो, एम
क्या लिख सकते हैं, एम बार, अरे भाई बोलो एम ए वाई, यहाँ बोलो एम ए जेड। ठीक है, ये हो गया न्यूटन का कंपोनेंट फॉर्म। समझ में आए? या मैं इसी चीज को ऐसे करके लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। देखिए आप, देखिए जो एफ एक्स है उसको मैं लिखूंगा एम, और जो ए है, ए क्या हो गया, क्या हो गया, अरे भाई सब डी वी बाई डी टी हो गया ना, हो गया ना, तो मैं उसको लिख सकता हूं डी वी एक्स बाई डी टी। उसी तरीके से एफ वाई को मैं लिख सकता हूं एम, ए की जगह में डी वाई बाई डी टी को लिख सकता हूं डी वी वाई बाई डी टी, और एफ जेड को लिख सकता हूं मैं एम डी वी जेड बाई डी टी। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्या ये चीज़ कंपोनेंट फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, यहाँ साइंस इसको एक नेचुरल लॉ कहती है, बट व्हाई नेचुरल लॉ क्या बोलता है मतलब, ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी फोर्स अगर किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे लगना बंद कर दे, उसी टाइम पे एट द सेम इंस्टेंट फोर्स भी जीरो होगा। फोर्स जीरो होगा मतलब जो अगर कोई बॉडी है, किसी लम्हे पे उस पे लगने वाले फोर्स बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स बटन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, फोर्स सिस्टम पे नहीं लगेगा। जब फोर्स नहीं लगेगा तो उसी सेम टाइम पे एक्सेलरेशन वुड बी जीरो, एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉ। लेकिन बहुत सारे दिमाग स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कहाँ होता है ऐसा, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ पे कोई किसी चीज़ साइकिल का टायर होता है उसको ऐसे ऐसे फोर्स मारता हूँ, ठीक है, लेकिन फोर्स मारने पे क्या चीज़ होता है, उसका एक्सेलरेशन चीज। लेकिन मैंने फोर्स मारना अचानक से बंद कर दिया, लेकिन एक्सेलरेट वो तब भी तो एक्सेलरेट करता रहता है, ठीक है ना ये तो। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं हम, फोर्स मैंने बंद कर दिया, एक्सेलरेशन खत्म। एक्सेलरेशन खत्म का मतलब या तो वो कंप्लीटली टायर भी रुक जाएगा, या तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, लेकिन उसको मजबूर करता है थोड़ा सा एक्सेलरेशन गेन करने पे कौन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो बाकी इंटरेक्शंस होते हैं चूहे वगैरह, ठीक है, वो चीज उसको तंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करना इजी रहेगा, लेकिन तब आपको घर बैठे एस्ट्रोनॉट बनना है। दैट इज वाई मैं आपको यहां बोलता हूं जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो एक नेचुरल लॉ है, बिकॉज whenever force ceases to set on a system, then acceleration would be zero. That means the force and acceleration are measured at same instant. दोनों एक ही लम्हे पे मेजर किए जाते हैं। जिस लम्हे पे फोर्स जीरो होगा उसी लम्हे पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो किए ना आपने दोनों को मेजर, अरे किया ना, ठीक है, बात खत्म, क्या ही सोचना है इसमें। ओके, तो बात करते हैं आगे जाके। तो अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट मीन्स कि न्यूटन सेकंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। देखो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कॉन्सिक्वेंस है न्यूटन के सेकंड लॉ का, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस है इस चीज का, ठीक है। अब देखो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया, दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शियल मास, ठीक है। जो न्यूटन है उसने, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, मैं लिख लेता हूं, न्यूटन सेकंड लॉ defines the concept of inertial mass। अरे भाई साहब एक नई चीज आ गई आपके पास, ये इनर्शियल मास क्या चीज है, ठीक है। व्हाट इज एन इनर्शियल मास, ये इनर्शियल मास क्या चीज है। देखो
मासेस दो तरीके के होते हैं, एक हो गया इनर्शियल मास, दूसरा हो गया ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। अब इनर्शियल मास में और ग्रेविटेशनल मास में क्या फर्क है, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगा इनर्शियल मास क्या चीज होता है। इनर्शियल मास वो चीज होता है जो एक बॉडी को एक हिम्मत देता है, ठीक है, इनर्शिया होने में। इनर्शिया क्या हो गया, अपनी स्टेट को चेंज ना करना, ठीक है। ये मास वो मास होता है जो एक बॉडी को रेजिस्टेंस शो करने पे मजबूर करता है कि भाई साहब आप एक्सेलरेशन को रेजिस्टेंस शो करना, आप एक्सेलरेशन को रेजिस्टेंस शो कर लेना, ठीक है। दैट मीन्स इनर्शियल मास इज दैट मास with the help of which a body offers resistance to the acceleration provided by the force। जो फोर्स की वजह से acceleration होगा, उस acceleration को, ठीक है, वो रेजिस्ट करता है, वो मास को हम बोलते हैं इनर्शियल मास। दैट मीन्स रेजिस्ट करने का मतलब कि भाई साहब आप मुझ पे अगर अप्लाई हो रहे हो, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, जो मुझे मर्जी मैं वही करना चाहूंगा। समझ में आया यहाँ तक, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब क्या मसला है ये देखो मैं आपको बताऊंगा। सपोज दिस इज ए बॉडी, ये कोई बॉडी है जिसका वजन m1 है, ठीक है, और एक बॉडी है जिसका वजन m2 है। समझ में आया ये? तो और ये बॉडी, इस पे फोर्स लग रहा है कोई, ठीक है, सपोज F फोर्स लग रहा है इस पे, और इस बॉडी पे भी F फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसकी वजह से ये A1 एक्सेलरेट हो रहा है और ये A2। लेट M1 इज ग्रेटर देन M2, कुछ भी होगा, आई डोंट नो दैट, ठीक है, ये या M2 ही बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि लाइटर बॉडी इज गेन मोर एक्सेलरेशन, तो ये लाइटर होगा, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। M2 छोटा होगा तो A2 बड़ा होगा, तो लेकिन फोर्स सेम रहेगा, अरे रहेगा ना, जैसे मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम वुड बी सेम, ठीक है। यहाँ देखो बात करते हैं, जो ये चीज होता है, यहाँ पे हम फोर्स देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू M1 A1। यहाँ का देखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू M2 A2। मैं रेशो ले लेता हूँ, F इसका और इसका, F बाई F इज इक्वल टू M1 A1 डिवाइडेड बाई M2 A2। समझ में आया ये? अब इस चीज को, ये फोर्स गया, दैट मीन्स यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, मैं ऐसे लिखूँ, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखूँ M2 A2, ये गया, साथ साथ में आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को लिखूँगा M2 डिवाइडेड बाई M1, ये M2 यही, M1 को मैंने नीचे लाया, A1 डिवाइडेड बाई A2, ये देखो आप ये रिलेशन, M2 यहाँ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन यहाँ, दैट मीन्स देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, दैट मीन्स इनवर्स रिलेशन, दैट मीन्स जो हल्का बॉडी होगा, अगर बॉडी का वजन हल्का है, ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन कम होगा। अगर इनवर्स तो वही चीज हो गया ना, डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर में कम आ जाएगा, इनवर्स तो उसी चीज को बोलेंगे। अगर वजन ज्यादा होगा एक्सेलरेशन कम होगा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो दैट मीन्स वजन कम होगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है ना ये? अरे भाई बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं, मजा आ रहा है ना? ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की ओर, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं। अब अगर आपने M2 को ढूंढना है, व्हाट वी कैन राइट, M2 इज इक्वल A1 डिवाइडेड बाई A2 इंटू M1। सिमिलरली अगर आपने सपोज M4 को ढूंढना है तो क्या लिखूंगा मैं, A1 डिवाइडेड बाई A4 इंटू M1। समझ में आए? एंड सो ऑन। और बहुत सारे सिस्टम्स को हम इस ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे मासेस को हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो ये मास है M1 M2 M4, ये एक इनर्शियल मास है। दैट मीन्स ये रिलेटेड टू एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन को होने नहीं देगा। समझ में आए? ये रेजिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि होने ही नहीं देगा, लेकिन उसको ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा मैं पॉज कर लेता हूं। तो अभी रिज्यूम करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए इसको। एक फोर्स है, दो फोर्सेस है, 5√2 न्यूटन का एंड 6√2 न्यूटन का, ठीक है। क्लियरली लिख लेता हूं मैं, 5√2 न्यूटन का और 6√2 न्यूटन का दो फोर्सेस है जो एक ही बॉडी पे एक्ट होते हैं। सपोज ये कोई बॉडी है, मास दिया हुआ है नहीं, सपोज ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है,
ये फोर्स F2 है, इसी पे एक्ट होते हैं, किस एंगल पे, 60 डिग्री दोनों में बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, आप बताइए, ये बॉडी जब इस बॉडी पे ये एक्ट फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स यहाँ से लग रहा है, ये फोर्स यहाँ से लग रहा है, ठीक है, अब बॉडी कहाँ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है, या ऐसे भी नहीं, ऐसे लिख लो डायग्राम को, ठीक है, ये देखो, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे ऐसे फोर्स F1 और ये फोर्स F2 60 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे फोर्स एक, दूसरा ऐसे फोर्स एक, तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो एक्सेलरेशन निकालना है हमने, इस बॉडी का कोई वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी पता करना है हमने, और जो ये बॉडी इस डिस्टेंस से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, डिस्टेंस भी तो कवर करेगी ना, वो डिस्टेंस हमने कवर करना है, लेकिन आफ्टर 10 सेकंड्स तक में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, वो चीज़ हमने बात करना है। इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेक्टर, देखो यहाँ से फोर्सेस तो दो है, हमने तो एक ही को लेना है, यहाँ से फोर्स ये वाला, यहाँ से फोर्स ये वाला, लेकिन अपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी मेरी गलती है, मैंने वेक्टर को पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको वेक्टर बिना वेक्टर किए नहीं आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन जो होते हैं ना, उसमें ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वेक्टर है A, ठीक है, ये कोई वेक्टर है B, और ये कोई वेक्टर है C, ठीक है। जब आपको ये B निकालना पड़ता है, ठीक है, जब आपको ये B वेक्टर निकालना पड़ता है, आप क्या करते हो, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ थीटा, ऐसे करके हम लिख लेते हैं, अरे लिख लेते हैं ना, ठीक है। अब अगर आपने इस C को निकालना होगा, या इस A को निकालना होता है, ठीक है, या इस C को निकालना होता है, या इस A को निकालना होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ, अगर इस A को निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम, अंडर रूट ऑफ ये वाला और ये वाला, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A, सॉरी यहाँ पे C और B, 2BC कॉस थीटा, ये कॉपी कर लीजिए आप। अब ये A के लिए, अब अगर C निकालना होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, C स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, समझ में आया यहाँ तक, ये लिख लो। अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट फोर्स, बताओ नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स तो कोई ये होगा, सपोज ये जो ये F1 ये है, मैं मान लेता हूँ ये ऐसे वेक्टर है कि दोनों पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं, दैट मीन्स ये F1 है यहाँ पे, ये F2 है, तो मुझे ये वाला निकालना है, दैट मीन्स जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा करके रिजल्टेंट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो या ऐसे भी तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे तो ये पैरेलल शिफ्टिंग दिखाएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, और इनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो कैसे दिखाना है वो आपको मैं ऐसे निकालना है, तो नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू, या रिजल्टेंट फोर्स F नेट या F रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, तब ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ये, ओके। अभी देखो इज इक्वल टू F1 कितना था, ये सपोज F1 है, ये F1 और ये F2, वो कितना है, 5√2 का स्क्वायर प्लस 6√2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1, 5√2 इंटू 6√2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, ये सारा रूट में, ये देखो ये कितना आया, 25 इंटू 2 दैट मीन्स 50, क्लियर है ना, 50 कैसे आया, ओके। 6 इंटू 2 दैट मीन्स 36 इंटू 2 दैट मीन्स 72, समझ में आया ये, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 5 10, 10 6 60, 60 इंटू 2, 60 इंटू 2 कॉस 60 कितना आ रहा है, 1/2, ये 2 गया, दैट मीन्स वहाँ ये सारा रूट में, तो कितना बचा ये, 50 60 110 180 182, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 182 कितना रूट है,
आई थिंक 12 स्क्वायर हो गया 144 एंड 13 स्क्वायर हो गया 169, नहीं 13 और 14 के बीच में आएगा, बिकॉज 14 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 196 एंड 13 स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 169. ओके, इट मीन्स कि जो 182 का रूट होगा इट वुड बी सिमिलर टू समथिंग 13.5. ठीक है, 13.5. दैट मीन्स जो एफ नेट होगा, एफ रिजल्टेंट होगा, वो 13.5 न्यूटन का फोर्स इस पे लगेगा. ठीक है, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. अरे है ना, ओके. फोर्स कितना है? 13.5 डिवाइडेड बाय मास. मास कितना है नहीं इसमें? मास तो होना चाहिए था. ठीक है, चलो कुछ ले लेते हैं. बॉडी ऑफ मास, चलो 1000 kg ले लेते हैं या 100 kg ले लो, कुछ भी करके ले लो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1000 मान लेता हूँ. ठीक है, ये अदरवाइज आप m ले लेते तो आंसर m में ही आता. अब यहाँ पे आप डिवाइड कर ले तो आपका आंसर एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, अब दूसरा क्या था फाइंड करना? आपने वेलोसिटी को फाइंड करना था. वेलोसिटी को कैसे फाइंड करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अरे कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था? तो ये तो गया जीरो, पहले फोर्स लगा ही नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था. वुड बी इक्वल टू ए इंटू टी. ए कितना था? यहाँ से निकलेगा ये वैल्यू, उसको यहाँ प्लॉट कर देना, डैश मल्टीप्लाइड बाई 10, बिकॉज टाइम है हमारा 10 सेकेंड्स. समझ में आया यहाँ तक? ओके. फिर उसके बाद डिस्टेंस एस. डिस्टेंस एस कहाँ से निकलेगा बताओ? ये असाइनमेंट रखूँ मैं. एस वुड बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये हथियार होते हैं. ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हथियार होते हैं आपके. इससे बिना आपकी फिजिक्स अधूरी है. ठीक है, ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. ठीक है, मे बी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन ये चीज़ जो हथियार है. जो ही क्वेश्चन सामने पड़ा, ये 3 इक्वेशंस ठोक दो, बात खत्म. हैंड्स अप कर देगा, हाथ ऊपर कर देगा, उसका कुछ बचेगा ही नहीं उसका. ये 3 इक्वेशंस वैसी है. ठीक है, तो इससे निकल सकते हैं आपको. देखो ये पहली जीरो हो जाएगा, बिकॉज u इज जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो. इससे निकलेगा हाफ ऑफ ए, तो यहाँ है डैश इंटू 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 100. मल्टीप्लाई कर लेना, आपका डिस्टेंस निकलेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपको आना चाहिए था ये. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मज़े कीजिए. तो आप नोट बनाते रहिए, और जो ये क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस आप देखते रहिए जिनमें ये वेक्टर एडिशन होता होगा. फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पिकअप होते हैं जिनमें ये वेक्टर एडिशन होता है. बिकॉज थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, एंट्रेंस होता है ना भाई साहब. ठीक है, करना पड़ता है ऐसी चीज़ें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.